मैं तो ये कहूंगा कि आज का दिन गांधी के गुजरात का सबसे अहम दिन है, क्योंकि जब गुजरात की तारीख लिखी जाएगी उस दिन ये लिखा जाएगा कि गुजरात में 7 फरवरी 2021 को एक ऐसा शख्स आया जिसकी गुजरात वालों को बरसों से तलाश, जो संविधान की रक्षा की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी में रहकर अपने राइट्स इस्तेमाल करने की बात करता है, जो आपकी मेरी तमाम मुस्लिमों की हक की आवाज है, और उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सुनहरी अक्षर से आज का दिन लिखा जाएगा, याद रखना मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। काफी सालों से आप तमाम लोगों के फोन आते थे, किसी भी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात में लाइए, हम लोगों को मजलिस का सपोर्ट करना है, हमको काम करना है जमात के लिए, हमको असद भाई के हाथों को मजबूत बनाना है। लिहाजा आज वो दिन आ गया, मजलिस आपके बीच में, यह आपकी अपनी जमात। और देखना, जिस दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला किया कि अब हम गुजरात में जाकर चुनाव में हिस्सा लेंगे, उसी दिन से कितनी ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी के पेटों में दर्द शुरू हो गया है। घबराहट, बेचैनी, नींद, परेशानी, सारी चीजें शुरू हो गई। छटपटाहट महसूस करने लग गए। हर रीत से किसी ना किसी तरह कोई ना कोई आता है, फेसबुक पे बैठता है, कुछ बोलता है, हालांकि लाइक उसको 500-300 भी नहीं मिलते, मगर फिर भी बोलने की कुव्वत रखते। ऐसे ऐसे लोग आ गए। मगर भाई साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने तो इतने वर्षों में आपको वोट दिया, 70 साल आपने हमारा वोट लिया, मगर क्या किया हमारे लिए? आज भी डेटा ये बताता है गुजरात का कि आज भी हम पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम एजुकेशन में पीछे हैं, सोशल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है हमारा? इन लोगों ने कभी भी हमको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अगर ये पॉलिटिकल एम्पावर हो जाएंगे तो हमको सलाम कौन करेगा? ये सिर्फ हमको सलाम ठोकने के लिए रखा था और कुछ नहीं। यार, तो आज जब पार्टी ने फैसला किया कि हम बीटीपी की पार्टी, जिसके सदर जनाब छोटू भाई वसावा साहब है, हम उनके साथ अलायंस में आकर गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे, तब इन लोगों को घबराहट शुरू हो गई। और क्यों नहीं लड़ेंगे हम? आज आप देखिए कि पूरे मुल्क भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन मिलता जा रहा है। हमारे दलित भाई जुड़ते जा रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई हमारे से जुड़ते जा रहे हैं, हमसे पूरी तरह से हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमान की आवाज बने, हम मुसलमान की आवाज तो तय है और रहेंगे, मगर इंशाअल्लाह हम पूरे के पूरे वंचित की आवाज बनकर पूरे देश में घूमना चाहते हैं। पूरे देश हमको पुकार रहा है, क्योंकि 70 बरस में हमारे साथ न्याय इंसाफ नहीं हुआ, याद रखना मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों। तो लिहाजा अब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब हम पोलिंग स्टेशन पर जाते थे वोट डालने, हमको 2 ही बटन दिख जाते थे, एक तो भाजपा का, दूसरा कांग्रेस का। हमने भाजपा को तो कभी वोट नहीं दिया, मगर हमने वोट दे दिया किसको? ये कांग्रेस को दे दिया। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। आज हमारे पास ऑप्शन है। आज हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसको हम खुलकर कह सकते हैं कि हमारी अपनी जमात है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ती है, हमारे आगे बढ़ने के लिए काम करती है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधर जाए इसके लिए जद्दोजहद करती है। फिर चाहे सीएए के खिलाफ हो, फिर चाहे 370 के खिलाफ हो, हर शोबे पर, हर माशरे पर अगर कोई आपकी हमारी आवाज बनता है तो कोई और नहीं, मेरा आपका सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। याद रखो, अगर इखलाक पर ओवैसी, 370 पर ओवैसी, बाबरी पे ओवैसी, माइनॉरिटी पे जुल्म पे ओवैसी, हर जगह ओवैसी, तो फिर वोट भी ओवैसी को क्यों नहीं याद रखता है? तो हकदार है कि नहीं ओवैसी साहब वोट किया आपके? ये हकदार है कि नहीं तुम्हारा वोट का? आज सुनिए, में 70 वर्ष नहीं गया कांग्रेस से वोट आपका आया, पर शू थी हमारी साथे, शू थी अपनी साथे?
ફક્ત સિટિંગ કરી આપણી સાથે આ લોકોએ આપણી માટે કઈ નહીં કર્યું આ લોકોએ. પણ આજ આપણી પાસે છે આપણી પાર્ટી જેનું નામ છે મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન. અને એની સાથે કોઈ યાદ નહીં, ગુજરાતનો દિગ્ગજ છોટુભાઈ વસાવા આવી ગયા છે, યાદ રાખજો. એટલે જે કોમ્બિનેશન મળી જાય ભાઈઓ બહેનો તો જો યાદ રાખજો, ગુજરાતની આપણે પૂરી રંગત પડી શકું. આપણને જે વિકાસ જોઈએ એ વિકાસ થશે ગુજરાતમાં. આપણને જો પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ જોઈએ એ પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ અમે બંને મળીને કરીશું તમારા માટે. પણ શરત છે કે તમને અમારો સાથ આપવો પડશે. તો સાથ આપશો કે નહીં? અસદ ઓવૈસી ઓવૈસી સાહેબને સાથ આપશો કે નહીં? મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીનને કામયાબ બનાવશે કે નહીં? એમઆઈએમ અને બીટીપી પાર્ટીને સપોર્ટ કરશો કે નહીં? अरे आवाज जोर से निकालो, फिर शुरू करना पड़े. अभी इनका टाइम तो खत्म हो गया. अभी अपना टाइम आना चाहिए और पूरे गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीटीपी का परचम पूरी तरह से लहराना चाहिए. यार यही वक्त की आवाज है, यही आवाज जो आप यहां लगा रहे हो इसकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए. मेरे भाइयों याद रखना इस बात को. आज आप खुद देख रहे हो देश के क्या हालात चल रहे हैं. अगर हालात गुजरात के ही आप देख लो तो किस तरह से यहां पर लोगों के साथ, खास तौर से आदिवासियों के साथ, ट्राइबलों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से पेश किया जा रहा है, क्या ये इंसाफ? अरे संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है उतना ही अधिकार वारिस पठान को दिया है. मैं भी संविधान को मानता हूं, संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात को रखता हूं. याद रखना भाइयों बुजुर्ग, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं. जितना अधिकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने का है गुजरात में, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लड़ने का है गुजरात में. तो अगर हम आ गए बी टीम, सी टीम, डी टीम, अरे इतने साल से तो हम नहीं थे ना, तो बीजेपी की बी टीम तो आप ही निकले. 30 वर्ष से तो बीजेपी सत्ता में है. अरे तुम्हें ताकत नहीं है उनको हराने की. तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सत्ता में आकर बैठी. उसका ठिकरा हमारे सर पर आप डालेंगे क्या? डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लड़ेंगे आप और हक के साथ लड़ेंगे आप. आज ही हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाजपा को और कांग्रेस को बहुत अच्छा नाम दिया है. मैं दोहराना चाहूंगा आपके साथ. आप लोग भी कंटिन्यू करना इस नाम को, हैशटैग को चालू रखना. ये भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के मामू भांजे. क्या एक दूसरे के मामू भांजा. तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी कमर खुजाता. ये संगा मनमारी चल. और हम काम करने को आ रहे बेटी. अरे आपकी जिस तरह से दुआ रही हमारे साथ, हमारे बिहार के भाइयों ने, बहनों ने हमारे लिए दुआओं से नवाजा. हमको वहां से प्यार मिला, मोहब्बत मिली, दुआएं मिली. और आज हमारे पास 5 एमएलए चुनकर सीमांचल बिहार से असेंबली के अंदर गए. ये आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मोहब्बत का नतीजा है. और मैं तो एक बात यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, मेरे भाइयों, अहमदाबाद की जनता से, पूरी गुजरात की आवाम से, कि हम आपका दिल जीतने आए हैं. क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया. हम आपका दिल जीतने आए, आपकी मोहब्बत जीतने आए. और अगर आपने अपनी मोहब्बत से नवाजा हमको, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा कॉरपोरेशन में अपना खाता खोलेगी. और भारी अक्सरियतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीतकर कॉरपोरेशन में जाएंगे, जो आपकी आवाज बनेंगे, आपका काम करेंगे. और मजलिस का एक एक कारकुन, एक एक काम करने वाला कार्यकर्ता जो बोल देता है वो काम करके दिखाता है. क्योंकि हमारी काम ही हमारी पहचान है. याद रखना मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही उसकी पहचान है. अगर आप आके देखिए कभी हैदराबाद में, मैं तो टीवी की डिबेट में चैलेंज करता हूं जो सामने बैठता है उनको, तुमने ये किया वो क्या, बोला चलो बताओ हमने हैदराबाद के अंदर
5 हॉस्पिटल बनाए, हमने 14 स्कूलें बनाई। तुम मुझे बता दो कोई भाजपा के नेता को या कांग्रेस के नेता को जिसने अपने राज्य में कोई ऐसी स्कूल या अस्पताल बनाए क्या? कोई जवाब नहीं। क्योंकि वहां तो एक ही चीज है, आपका तो बस यही है सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। दबाक कुर्सी पे बिठा दिया हमने, मोहब्बत से नवाजा, इक्तेदार की कुर्सी पे बिठाया, सत्ता हमारी, वोट तुम्हारा, हमको सलाम करते रहो, हम काम तुम्हारा नहीं करते रहेंगे। यही स्लोगन लेके इतने वर्षों से लोग चले। लेकिन अगर गुजरात की आवाम इनको कंधे पे बिठाना जानती है, कुर्सी पे बिठाना जानती है, तो लात मार के कुर्सी से फेंकना भी जानती है। क्योंकि अब नहीं, बहुत हो गया हमारा हमारा, अब बराबरी की बात होगी, 1 to 1 टॉक, सामने सामने, बहुत हो गया। अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई जो इतने सालों से हम पे जुल्म किया जा रहा है वो नहीं हो, उसको रोकने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह आपके साथ रहेगी, आज थी, है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, गुजराती में पूछा था, हिंदी में भी पूछ लेता हूं मेरे भाइयों, आप इस लड़ाई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे ना? मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे ना? हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे चलेंगे ना? इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना? पंजे को टाटा बाय बाय कराएंगे ना? चुनाव में पतंग को आसमान में उड़ाएंगे ना? पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिखना चाहिए चुनाव के दिन, याद रखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जज्बा पैदा होना चाहिए। आज यही जज्बे के साथ अगर हम इलेक्शन के दिन भी वोट डालने को चले गए ना भाई, तो मेरे को लगता है कि मजलिस का एक एक आदमी बड़ी अक्सरियत के साथ जीते। मगर हम चुनाव के दिन आराम करने में मानते हैं। अरे 5 साल में एक मौका हमको मिलता है, 5 साल में एक दिन अगर हमने हमारा वोट का फ्रेंचाइज इस्तेमाल कर लिया और सही जगह जाके अपना चुनाव ढाल दिया, तो हमारे को 5 साल तक कोई रोक नहीं, 5 साल सुकून के जाते, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे से चले जाए। क्योंकि हमको चाहिए विकास। हम लोग बात करते हैं विकास की, हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से कोर्ट के दायरे में रहकर अपने हक को मांगे, हम लोग बात करते हैं संविधान की, हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक राइट की, तो इल्जाम हमारे पे आ जाते हैं, बी टीम सी टीम लगाते। हक की बात करना संविधान में लिखा है, जितना राइट उनको बोलने का है, इक्वल राइट आर्टिकल 19 ने मुझे भी दिया, मैं भी अपनी बात रखता हूं, संविधान के दायरे में रखता हूं। लिहाजा मैं जानता हूं वक्त बहुत चल चुका है और मैं आप हम सब जिसको सुनने के लिए यहां पे आए हैं आज, उनको सुनना चाहिए, सबको बेसब्री से इंतजार है। बस आपसे इतनी दरखास्त करूंगा कि चुनावी माहौल है, गुजरात अहमदाबाद में पूरी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। आप तमाम मिलकर एक साथ होकर इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहीद हो जाइए। एक हो गए तो कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती, याद रखना मेरी इस बात को। हम एक होकर आगे बढ़ेंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे। जमात की कामयाबी, मजलिस की कामयाबी, आपकी अपनी कामयाबी है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, याद रखना इस बात। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आओ देखने वालों देखो, जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ये इल्जाम लगाते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों की पार्टी है, तो आओ अहमदाबाद के इस मैदान में, इस जलसे से मुखातिब करने वाली हमारी दलित बहन जो बहराम पारा से खड़ी हुई है, मैं उनका आवाज देता हूं, पारुल बहन के आए और इस अहमदाबाद की सरजमीन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम सुनाए। नमस्कार, जय माता जी, अस्सलाम वालेकुम।
મોટી સંખ્યામાં આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા એ બદલ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ સૌને. અને જેમણે આપણે ગુજરાતમાં બોલાવે છે જનાબ ઓવૈસી સાહેબ આજે આપણા ગુજરાતમાં પધાર્યા છે તો આપણે સૌને ગર્વની વાત હોવી જોઈએ. આજે હું દલિત સમાજની દીકરી એમઆઈએમ પાર્ટીમાં જોડાઈ છું એટલા માટે કે એમણે આપણી ચિંતા કરી છે અને દરેક સમાજની ચિંતા કરે છે એટલા માટે હું એમની સાથે જોડાઈ છું. મારી તમામ વર્ગને વિનંતી છે, માત્ર મુસ્લિમ જ નહીં પણ દરેક સમાજને વિનંતી છે કે એમઆઈએમ પાર્ટીમાં જોડાય અને એમની જે પણ સમસ્યાઓ છે એનું સમાધાન એમઆઈએમ પાર્ટી જરૂર લાવશે. આપ સૌ જાણો છો આજે દેશમાં બંધારણ ખતમ થઈ રહ્યું છે અને આપણા બંધારણના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એમનું મહત્વ ઘટી રહ્યું છે. તો આજે આપણા બંધારણને બચાવવા માટે આપણે જનાબ ઓવૈસી સાહેબ જોડે જરૂરથી જોડાવવું પડશે. અને કાલે એક સવાલ પત્રકારે કર્યો હતો જનાબ સાબિર કાબલીવાળા સાહેબને કે એમણે બીજા મુસ્લિમ સમાજ સિવાય બીજા કોઈને એવો ઉમેદવાર તરીકે ઉભા રાખતા નથી. પણ હું એ સવાલનો જવાબ આજે આપવા માંગીશ કે હું દલિત સમાજની દીકરી વોર્ડ નંબર 35 બહેરામપુરા વોર્ડમાંથી સામાન્ય બેઠક ઉપર દલિત સમાજની દીકરીને એમને ઉભી રાખી છે એ મારા માટે ગર્વની વાત છે અને એમના એ સવાલનો જવાબ પણ આજે એમને હું આપી રહી છું. બસ આટલું કહીએ હું મારી વાત પૂરી કરું છું અને આપણે જેમને સાંભળવા આવ્યા છીએ એમને આપણે જરૂર સાંભળીએ. अब हमारी बहन के खिताब के बाद गुजरात प्रदेश के सदर साबिर काबुली भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि आए अपने ख्याल का इजहार करें. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील साहब, वारिस खान पठान साहब और ट्राइबल पार्टी के एमएलए महेश भाई वसावा साहब, मैं सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्र अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी है गुजरात की और उसकी शुरुआत जो करनी है गुजरात अहमदाबाद से करनी है. आपको पता होगा कि ये इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है. ये आपका साथ और सहकार मिलेगा तो मैं पूरी जवाबदारी और अच्छी तरह निभा पाऊंगा. आप मुझे साथ और सहकार दोगे कि नहीं? अगर आपका साथ और सहकार होगा तो इंशाअल्लाह ये पार्टी पूरी गुजरात के अंदर तो क्या पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर की पार्टी होगी इंशाअल्लाह. आपको पता होगा कि जब बीजेपी पार्टी सबसे पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सबसे पहले सत्ता पर आई थी, आपको पता होगा. और गुजरात अहमदाबाद जो ऐसा है कि पूरा इंडिया का राजकारण नक्की करता है. तो इसी तरह
जैसे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बीजेपी पार्टी जो सबसे पहले कॉर्पोरेशन में सत्ता पर आई थी, उसके बाद गुजरात में सत्ता पर आई, एमपी में आई, फिर राजस्थान में आई और धीमे धीमे एक एक स्टेट कवर कर दी गई। इंशाअल्लाह इसी तरह अपने भी ये कवर करेंगे। आज अपने पास 21 काउंसिलर है और 21 से 21 काउंसिलर जो चुटा के आएंगे तो एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। तो मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप ये 21 काउंसिलर को जंगी बहुमती से जिताओगे कि नहीं? अगर 21 काउंसिलर जीत के आएंगे तो मजलिस पार्टी जो है एकदम मजबूत होगी। यहां से मैसेज जाएगा, जबरदस्त मैसेज जाएगा। इसके बाद विधानसभा है, अपना टारगेट, अपना गोल विधानसभा है। अगर कॉर्पोरेशन के अंदर अपने एक भी सीट खोई पूरी सीट आ गई तो इंशाल्लाह विधानसभा में भी अपने पश्चिम लगाएंगे। विधानसभा के अंदर टोटल 22 सीट अपनी माइनॉरिटी की आती थी, मुस्लिम की 22 सीट आती थी, वो शॉर्ट करते करते आज 3 सीट हो गई है। क्यों? उसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते? कि अपने को ध्रुवीकरण की बात कर रही है। ध्रुवीकरण कौन करता है? कांग्रेस करती है। 22 सीट थी, 22 सीट में से काटते काटते 3 सीट कर डाली। ये ध्रुवीकरण कौन करता है? आज 3 सीट में से 0 हो जाएंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? गुजरात के अंदर कोई आपकी आवाज उठाने वाला होगा नहीं। इसी तरह लोकसभा की सीट पहले 3 आती थी, आज एक भी सीट नहीं है, बिल्कुल 0 हो गई। लोकसभा के अंदर 56 सीट आती थी दोस्त, इसके पहले वाली टर्म में 5 साल पहले। अभी इस टर्म के अंदर 28 सीट आई, आधी हो गई। तो इसी तरह सीटें जो कम होती जाएगी तो दलित और मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ, ये पार्टी जो बनी है सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर ये सब एक हो जाएंगे तो 60% वोट होते हैं। अगर 60% वोट जो हो गए, 60% सीट अपनी जो आती है तो इंशाल्लाह विधानसभा तो क्या लोकसभा के अंदर भी अपने बैठ सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, इसके अंदर ये एक भी सीट जानी नहीं चाहिए, 21 सीट जीत के आनी चाहिए। और असुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर हमारे साहब जो जब से गुजरात अहमदाबाद के अंदर आए हैं, कांग्रेस के नेताओं सब बौखला गए। सब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, कांग्रेस वाले हमको बी पार्टी बोलते हैं। आज भरूच के अंदर जबरदस्त जाहिर सभा हुई, इससे भी ज्यादा वहां पर पब्लिक थी। एक कांग्रेस का एक नेता बौखला कर उसने ऐसा बताया, प्रोग्राम चालू होने से पहले थोड़े बहुत लोग आए, उसके फोटो फाड़ के उसने वायरल किया कि वहां पर ये सभा फैल गई और ओवैसी साहब आ गए, गर्म हो गए और फोन करके सबको बुलाए, ऐसी बात करी उसने। लेकिन उसके फोटो आप देखो व्हाट्सएप के अंदर, इससे भी ज्यादा पब्लिक उसमें आई है। तो ये लोग बौखला गए हैं, कुछ भी करके इस पार्टी को यहां से पहल करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका साथ और सत्ता होगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आज कुछ नेता ऐसी बात करते हैं कि ओवैसी साहब जब आएंगे अहमदाबाद में तो अल्लाह अकबर के नारे बुलाएंगे। अरे उनको पता नहीं है क्या वो पैदा हुए थे तो उनके कान में क्या घंटियां बजाई गई थी? जब अपने मुसलमान के अंदर जब बच्चा पैदा होता था अजान दी जाती है अल्लाह अकबर, और वो बोलते हैं कि अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। और अब जैसे आपने जो ये जो नारे लगाए, इसी तरह कोई जय श्री राम बोलता है, वो अपनी अपनी मजहब के हिसाब से सब बोलता है, तो अपने जय नारियल तकदीर बोलते हैं, तो बोले नारियल तकदीर के नारे बुलाएंगे तो क्या आपने ये भी बंद कर देना है? कल उठ के बोले कि ये मस्जिदें बंद करवा देंगे, अजान का होना बंद करवा देंगे। अपने मुस्लिम नेता खुद ऐसी बात कर रहे हैं। आज लोकसभा के अंदर दलित, मुस्लिम, आदिवासी की जो भी बात आती है, माइनॉरिटी की बात आती है, शरीयत की बात आती है, जो भी बात आती है, शरीयत की बात आती है, तो लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाता कौन है? जब कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो जाती है।
आज भरूच के अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नया नाम दिया, बीजेपी और कांग्रेस मामा भांजा है। आज से मामा भांजा नाम दिया है, मतलब दोनों एक ही है। जब अपनी बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं, जब मुस्लिम की बात आती है तो एक हो जाते हैं। आज डूंगरपुर के अंदर ट्राइबल पार्टी की सरकार बनती थी, और वैसे कांग्रेस को ट्राइबल पार्टी ने वसावा साहब ने कायम सपोर्ट किया है। जब सरकार वसावा साहब की बनती थी वहां पर बीजेपी कांग्रेस एक हो गई, तो बी पार्टी कौन है? बी तो है ही नहीं, दोनों एक है, मामा भांजा। और कुछ भांजे मामा भांजा और उनके कुछ साले उनको लगता है गलत, अपनी पार्टी गलत लगती तो उनके अपने कांग्रेस के कुछ भांजे वो गलत बोलते हैं। जैसे आज प्रोग्राम भरूच के अंदर हुआ, जो गलत बोला ये बौखला गए। जब से वही साहब यहाँ अहमदाबाद के अंदर आए पूरी पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस के अंदर पूरा उथल पाथल हो गया है। उनके पास कोई फॉर्म भरने वाला कोई उम्मीदवार नहीं था उनके पास। जब भी माइनॉरिटी के आदमी को बुलाकर ऊपर ऐसे किसी का मतलब लेते थे कि भाई वही साहब आएंगे तो अपना क्या होगा, तो सब बोल अपना सफाया होगा, अपना सफाया होगा, अपना सफाया होगा। कांग्रेस के नेता खुद बोलते थे। तो जब से वो पागल हो गए तो उनको ज्यादा पागल करने। वैसे भी अहमदाबाद के अंदर पागल हॉस्पिटल नहीं है, तो अपने हॉस्पिटल खुलवाने पागल के, ये पागल को पहले एडमिट करवाने। तो मैं आपको मेरी गुजारिश है कि इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। 21 जो काउंसिलर है सबको आप जुटाए दे, इस पार्टी को मजलिस को मजबूत बनाए और मजलिस का पश्चिम ले रहा है। इंशाअल्लाह जैसे बीजेपी कॉर्पोरेशन से गई यहाँ से, इसी तरह हम स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। इसी तरह समझो जूनागढ़, हम विधानसभा के अंदर कुछ पार्टियां, कुछ सीटें ऐसी है जैसे जूनागढ़, भावनगर, कुछ सीटें ऐसी है कि भावनगर के अंदर 60,000 मुसलमान है, सामने कोड़ी समाज है। हम लोग कोड़ी समाज के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आपके इतने वोट है, हमारे 60,000 वोट है, आपका एक उम्मीदवार दो, हम 60,000 वोट आपको देते हैं, आपका उम्मीदवार को हम जिताएंगे। इसी तरह कम से कम 26 सीट दलित की आती है, और टोटल दलित मुस्लिम बख्शीपन सब एक हो गए, 60% वोट आएंगे। एक दूसरे के वोट बच करके ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करके यहां से लड़ाएंगे। इंशाल्लाह अपने सरकार भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्लानिंग से चलेंगे और आपका साथ और सरकार होगा तो सरकार भी बनाएंगे। और मजलिस को आप सपोर्ट करिए और मुझे मजबूत करिए, ओवैसी साहब को मजबूत करिए। गुजरात के अंदर आए हैं, इसके साथ मैं भी बात खत्म करूंगा। अल्लाह हाफिज़। अब मैं दरखास्त करता हूं महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील साहब से वो आपसे खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात लो हम आ गए। आप लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और बैठे बैठे स्टेज के ऊपर असद साहब ये सोच रहे थे मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, तेरी दुआओं से अपनी झोली भर कर जाऊंगा। मेरे भाइयों, पिछले न जाने कितने सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी
न जाने ऐसे कितने लोग हैदराबाद के दारुस्सलाम में जाते, असद साहब से ये दरखास्त करते कि आप हर जगह गए हैं, मुझे इजाजत दे, अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए। वैसे ही जमीन को थोड़ा सा पानी मिल जाता काहे? अरे आपके ही पैर में आएगा गंदा। मेरे भाई इसी के हमारे किसी बंदे के पैर में यार मतलब वाटर भी पीवा गया नहीं देखा देर लगेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मजलिस के इन हरे झंडों के बीच में हम जब तिरंगे को भी लहराते हुए यहां पर देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा फख्र की क्या बात हो सकती है। किसी ने कहा है कि मजलिस अगर गुजरात में आएगी तो मजलिस के लिए यहां पर आवाम के दिल में जगह नहीं रहेगी, कोई आएगा नहीं। मैं तमाम कैमरामैन और फोटोग्राफर से ये दरखास्त करता हूं, जरा एक बार पीछे मुड़कर देखिए और एक तस्वीर निकालिए जब मेरी पूरी आवाम दोनों हाथ ऊंचे करके दिखाएगी कि हम कितने लोग यहां पर आए हैं।
कल छापना तो ये छापना, कल दिखाना तो ये दिखाना। चलिए बैठ जाइए, मिल गया उनको जो मिलना था। अब कितने छापेंगे, कितने दिखाएंगे? कितने छापेंगे, कितने दिखाएंगे? 1 मिनट के बाद मैं तमाम आवाम से ये अपील करूंगा, मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल की लाइट चालू करिए, एक तस्वीर वैसे भी दिखाई जाएगी उन्हें कि कितने सारे अल्हम्दुलिल्लाह। और उस रोशनी के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा एक पैगाम देने के लिए आया है कि हम यहां पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं। बैठ जाइए, मिल गया उन्हें जो मिलना था। अब आपका काम हो गया है, अब मेरा काम। अब हम बैटिंग करने के लिए यहां पर खड़े हैं। चौके और छक्कों के अलावा हम रनिंग लेते ही नहीं हैं। मैं चौके मारूंगा, मेरे बाद जो मेरे कायद आएंगे वो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाएगा। भाइयों, मैं आप लोगों से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों की ही मोहब्बत है जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आपके बीच आई है। हम जब कुछ दिन पहले यहां पर पहली मर्तबा आए और यहां पर आने के बाद मैं और वारिस पठान जब कुछ लोगों से मिले, नौजवानों से बातचीत की, उनके जोश और जज्बे को जब हमने देखा तो मैंने उसी दिन रात में असद साहब को फोन करके एक बात कही। असद साहब को मैंने ये बताया कि अक्सर टीवी के अंदर हम एक ऐड देखा करते हैं, एक हीरो आते हैं और ये कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आए हम, अब 2 दिन के अंदर क्या करके जाएंगे आपको समझ में आएगा हमारे जाने के बाद। मुझे ये बताया गया है साबिर भाई की तरफ से, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर है, उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता ने, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने ये कहा है कि मैं देखता हूं मजलिस गुजरात में कैसे आती है, मैं उसे जवाब देता हूं अब ये पब्लिक देखेगी तू घर कैसे जाता है, वापस अपने घर कैसे जाकर बैठता है। गए वो दिन डरने के, डराने के। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जबान में तुम बात करेंगे जवाब उसी जबान में मिलेगा। तुमने कहा कि मैं देखता हूं कि कैसे आती है मजलिस, जबान से जवाब दूं? नहीं, मैं सीटी मार कर जवाब देता हूं। आपको समझना होगा मैं क्या कह रहा हूं। मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे, हम आए हैं। अगर इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर हर सियासी जमात को हर जगह जाकर इलेक्शन लड़ने का अधिकार है
तो एक पत्रकार ने आज असद साहब से पूछा कि आप गुजरात आए हैं, मोदी साहब के, अमित शाह साहब के गुजरात में आप आए हैं, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो सवाल कर रहे और जो ये समझ रहे कि ये राज्य, ये गुजरात हमारा है, तो हम सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे, ये मुल्क किसी के, ये मुल्क किसी के। आधा मैंने बोला, आधा ये बोले। अब ये पुलिस वाले, ये मीडिया वाले, देखेंगे, इनको बीजेपी वाले पूछेंगे कुछ बोला क्या, कांग्रेस वाले बोलेंगे केस बनता क्या। अब हम इतने होशियार हो गए, आधा हम बोलते, आधा हमारी पब्लिक बोलती है, केस किस पे बनता। अगर केस बनाने के लिए जाएंगे तो क्या मिलता, बाबा जी का, क्या बोलते, बाबा जी का टुल्लू। अब हमको समझ में आ गया है कितना बोलना, कहां पे बोलना। और हां, हम गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। इस मुल्क में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमारे नौजवानों को किसी ने यह सिखाया है कि अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके चलना सीखो। अगर यह सीख किसी ने दी है तो मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है। बहुत हिम्मत लगती है। 550 का ऐवान है पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर 300 एक साथ बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग बैठते हैं। इतनी सारी तादाद उनकी, इतने सारे एमपीज उनके, हम कितने, दो। जब पहले दिन गए तो अमित शाह साहब ने मोदी साहब के पास गए तो मोदी साहब ने अमित शाह साहब से पूछा, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? 2। सांबा भी जवाब सिर्फ 2 नहीं दिया, सांबा ने कहा है तो 2, लेकिन 200 पे भारी है। अभी ये जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है मेरे भाइयों, तो इस यकीन के साथ आई है कि आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे। हमें मालूम है कि गुजरात में आने से पहले बहुत सारी बातों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। हम यहां पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, हम यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि हां, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के मुद्दे उठाती है, लेकिन हम हमारे हिंदू भाइयों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज सुबह जब हम हमारे महेश भाई वसावा साहब और छोटू भाई वसावा साहब के घर पर थे, जिनके साथ हमने उनकी पार्टी के साथ अलायंस किया है, उनके साथ मिलकर हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। जब महेश भाई स्टेज पर खड़े थे तकरीर देने के लिए, उसी वक्त अजान हुई
महेश भाई खामोश बैठ गए उस अजान का एहतराम करने के लिए। ये मेरे मुल्क की तहजीब है, ये मेरे मुल्क की संस्कृति है। इसी संस्कृति के अंदर, इसी तहजीब के अंदर हम पैदा हुए हैं। लेकिन आज मुल्क के हालात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। महज सियासत की कुर्सी हासिल करने के लिए समाजों के बीच दरारें और दीवारें पैदा करो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को दलितों से लड़ाओ। यही काम, यही धंधा अगर कोई कर रहा है तो मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि पिछले 70 सालों से किसी ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। यह हकीकत है। लोग कहते हैं कि हमारी जमात सिर्फ हमारी नारे लगाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज इन 21 कैंडिडेट्स के अंदर पारुल बेन मकवाना हमारी एक बहन है, बीना बेन परमार ये हमारी बहन है, और हम आप लोगों के ये जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं। ये 21 सीटें आप जिताएंगे, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी ये सुनाएंगे कि हमारी ये दोनों बहनें भी जीत कर आई है यहां से आप लोगों के बीच में। क्योंकि उन लोगों के मुंह पे हमें एक तमाचा मारना है जो हम पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये कहा जाता है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कि ये आए हैं और ये आए हैं तो इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। एमआईएम क्यों आई है? क्या कभी किसी और राजनीतिक पार्टी से पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि तुम समझते हो कि ये कौम, ये आवाम तुम्हारी गुलाम है। इनका काम सिर्फ वोट देते रहना और सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। लेकिन नहीं, अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए। वो दिन गए जब हम बारातियों की तरह इनकी महफिलों में जाकर नाचते थे। अब दूल्हे भी हम ही बनेंगे, घोड़ी पर हम ही चढ़ेंगे। दूल्हे हम ही बनेंगे। मेरी भी शादी हो गई, वारिस की होगी, वारिस दूसरी कर सकता है, वारिस को बना सकते हैं। लेकिन नाचने के लिए 70 सालों तक हमने अहरे गैरों के फायदे के बारे में सोचा, अहरे गैरों के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा। लेकिन अब जो भी फैसला होगा, फायदा सिर्फ हमारा देखा जाएगा, हमारी कौम का देखा जाएगा, हमारी आवाम का फायदा देखा जाएगा। बहुत हो चुका है। अब हम जूले जब बनेंगे तो नाचने इंशाल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएंगे। कांग्रेसियों, भारतीय जनता पार्टी वालों, कितने सालों तक ये खेल खेला जाएगा? ये इम्तियाज जलील अगर आपके सामने आज एक सांसद बनकर खड़ा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आपने वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है इलेक्शन के उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी तो आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत हमें नसीब हुई, ये जीत हमें नसीब हुई। और अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? मैंने खुद ने अपने औरंगाबाद शहर में 20 साल से लगातार शिवसेना जीत कर आती थी। शिवसेना सांसद कौन? तो शिवसेना का सांसद 20 साल से लगातार जीतते आ रहा। हम वोट किसको देते? मजलिस तो थी नहीं, मजलिस इलेक्शन लड़ी ही नहीं थी। हम कांग्रेस को वोट देते, लेकिन लगातार 20 सालों से शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। जब हम खड़े हुए मैदान में तो यही कांग्रेस वालों ने कहा कि देखो अब ये आ गए, अब तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, शिवसेना भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मैंने कहा 20 साल से हम तुमको दूल्हा बना रहे थे, तुम घोड़ी चढ़ने तैयार नहीं थे, अब तुम हटो। हम बताते हैं जीता कैसे जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह
जब हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, मुत्तहिद हुए, तो हमने ये दिखाया कि हमारी ताकत क्या है। और अगर हम औरंगाबाद में ये कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम अहमदाबाद में भी करके दिखाएंगे। बस एक काम करना, बहुत सारे लोग आएंगे बहकाने के लिए, बहुत सारी अलग अलग बातें की जाएगी कि नहीं इनके आने से ये होगा, सबकी सुनो, सबकी सुनो, और आखिर में उठते उठते उनको कहो कि 70 सालों से तेरी सुन रहा था, मेरी सुन, तुझको जितना बोलना है बोल ले, लेकिन इस बार तो इंशाअल्लाह पतंग पर ही मोहर लगेगी मेरी। और ये जज्बा लेकर अगर आप जाएंगे तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां पर कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हर रोज हम पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर देखते हैं, बड़ा जिगर लगता है। कभी सोच के देखिए कि सामने 300 एमपीज बैठे हुए, जैसे ही असद साहब खड़े रहते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, असद साहब ने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने हमको बोलना सिखाया है वो जब खड़े रहता है तो उसने ये दुनिया को बताया है कि अगर मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा। मैं तुम्हारे कानों में रस घोलने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मोदी जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए, मैं ये गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको हकीकत बताने के लिए आया हूं, मैं सच्चाई बताने के लिए आया हूं। और याद करो वो दिन जब सीए एनआरसी का बिल लाया गया था, सभी ने सोच लिया था कि बड़ी आसानी के साथ, लेकिन एक शेर का जिगर चाहिए। जब मैंने देखा मेरे कायक को कि सामने मोदी साहब बैठे हैं, अमित शाह साहब बैठे हैं, और 6 फुट 4 इंच के मेरे कायद खड़े रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कायदा, तुम्हारा कानून मेरी नजर में क्या है, तो देखो। और उसके बाद क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज सिर्फ यही नहीं है, आज हमारा किसान भाई पिछले 2.5 महीनों से सड़कों के ऊपर बैठा है, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं। 100 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये मुल्क किसानों का नहीं? क्या ये मुल्क हमारा नहीं? हमारा भी है, हमारा भी है, किसानों का भी है, हमारे ट्राइबल्स का है, आदिवासियों का है, दलितों का है, ओबीसीज का है। लेकिन नई हुकूमत में आ गए तो ऐसा समझ रहे कि अब हम जिंदगी भर के लिए आ गए। ना मोदी जी, ना, गलत फहमी का शिकार मत रहिए। अब मैं कुछ बोलूंगा, अब रिकॉर्ड करो। मोदी जी, आपको यही आवाम है जिसने वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बिठाया। पहले क्या करते थे? आप वजीर आजम बने हैं, किसने बनाया? किसने बनाया? जनता ने बनाया। आप पहले क्या करते थे? क्या मुझे सुने नहीं आ रहा? क्या बेचते थे? मैंने कुछ बोला, केस बनता, क्या मिलता? बस यही है कि कब तक इतना तड़पाओगे, कब तक इतना परेशान करोगे। एक बात समझ लीजिएगा, इस मुल्क के अंदर जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए। जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए, जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये सफर की शुरुआत हुई है,
और हमें यकीन है आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे, क्योंकि ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इंशाअल्लाह आगे का सफ़र भी हम गुजरात को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े, तमाम नौजवान जिनका जोश हमने कुछ देर पहले जब असद साहब जैसे ही अहमदाबाद के अंदर आए और इतने सारे नौजवानों का एक हुजूम देखा जो रास्ते के ऊपर इंतजार कर रहे थे, ये जोश को बरकरार रखिएगा। 21 तारीख के दिन ये जोश को बाहर निकालिएगा, अपने घरों से बाहर निकालिएगा। ये 21 उम्मीदवार हमारे जो खड़े हुए हैं, इनके चेहरों के अंदर ये
फोन पे है, फोन पे, हर फोन पे है। चल भाग तू, दौड़ तू, रख सॉलिड जिगर। आज ढल गया तो क्या हुआ कल, फिर तू निकल। चला जिंदगी का वेहिकल अब फोन पे के व्हील्स पर।